हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई? मजे में हो? उम्मीद है आप मेंटली फिजिकली दोनों बेटर फील कर रहे होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सारे फैक्टर्स मिल गए ना? कन्फर्म है? तो भाई देखिए, आज हम लोग बड़ा ही लाजवाब बेहतरीन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब आप हंस रहे होंगे कि सर जब भी आते हो लाजवाब की ही बात करते हो। ठीक है, तो बेटा मेरी नजर से तुम देखो तो बात समझ में आए, है ना? मेरी नजर से देखो ना, तब तो खूबसूरत लगेगा भाई। अरे जिसमें रम जाओ, ठीक है, डिवोशन दे दो, फिर देखो हर चीज लाजवाब ही नजर आएगी भाई। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। कॉलिजन थ्योरी क्या बताती है? ये बताती है कि अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वो किन किन कंडीशंस को उनको सेटिस्फाई करना होगा, किन किन बैरियर्स को क्रॉस करना होगा, तब जाकर के वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये आपकी ही जिंदगी का फलसफा है। ठीक है ना, कि अगर मान लो आपको भाई अपना घर बसाना है, बड़ी खुशी हुई होगी सुन करके, दिल में लड्डू फूट रहे। बसेगा, लेकिन उसके लिए भी पढ़ लो, मेहनत करो, इंतजार करो। तो किन किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यही सारी बातें कॉलिजन थ्योरी में हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के थ्रू पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो शुरू किया जाए भाई। तो माई सेल्फ इज के शुक्ला, और ये है आपका लाजवाब सदाबहार एवरग्रीन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद के शुक्ला। तो आइए भाई हेडिंग लेते हैं। क्या हेडिंग होगी? सीटी नॉट चिरकुट, कॉलिजन थ्योरी। तो पूरा लिख दूं एक बार, नहीं कहोगे कि सर ने शॉर्टकट में काम चला लिया भाई। ठीक है, ठीक है, तो कॉलिजन थ्योरी। तो बेटा देखिए, कॉलिजन थ्योरी सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो 11th में पढ़ा है आप लोगों ने अंडर स्टेट ऑफ मैटर। समझ गए ना भाई? दूसरी बड़ी बात ये है कि बेटा ये कहती है क्या, इट इज एज्यूम्ड दैट रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, क्या भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स occurs only when they, क्या बेटा, दे कोलाइड विद ईच अदर। ये क्या कहना चाहती है समझ लो। ये कहती है कि अगर रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो उनका आपस में टकराना, कोलाइड होना जरूरी है, कंपल्सरी है। समझ गए ना? बिल्कुल वैसे। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हुई भाई? जैसे आपका कॉलेज लाइफ है, मोहल्ले वाली लाइफ है, निकले टकराए, समझ गए ना? हाँ। तो देखो भाई, अब सबसे पहले हमें ये समझना है बेटा कि टकराना जरूरी है, लेकिन जरा ये समझो कि आप टकराए और कोई फीलिंग नहीं हुई, कोई रेस्पॉन्स नहीं, टकरा के इधर उधर चले गए, कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन अगर कोलिजन कुछ ऐसा हुआ, इंटरेक्शन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ फील हुआ, कुछ फीलिंग्स आई, तो बात आगे बढ़ सकती है, प्रोडक्ट बन सकता है। समझ रहे हैं ना? तो देखो भाई, टकराना है यानी कोलिजन होना है। तो जो कोलिजन है, कोलिजन ये दो तरीके का होता है। एक होता है क्या, अनइफेक्टिव, मतलब टकराए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और अलग हो गए, तो यहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा होता है भाई इफेक्टिव कोलिजन, मतलब टकराएं और टकराएं तो क्या बनाएं भाई? प्रोडक्ट बनाएं। बात समझ गए? अब कोलिजन इफेक्टिव हो, समझ में आ रही बात? कोलिजन कैसा हो? इफेक्टिव हो। इसके लिए क्या करना होगा, क्या कंडीशन है? इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखिए, कई बार
ये पूछ लेता है कि व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इस बात को ध्यान में आप रखिए कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कॉल्ड क्या बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय जेड। समझ गए? यानी अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक कंटेनर ले लें और उसमें कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को फिल कर दें, ठीक है, अब पर सेकंड जितने कोलिजन्स हमें मिलेंगे वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ये ध्यान रखो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी में कोलिजन्स टोटल लिए जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो इफेक्टिव हैं कि अनइफेक्टिव हैं, नेट कोलिजन की बात की जाती है। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अब यहां पर आप ये भी ध्यान रखें कि जैसे अगर हम बाइनरी कोलिजन्स की बात करें, बाइनरी कोलिजन्स का मतलब है जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ टकराएं। भाई आपकी जिंदगी का फलसफा क्या है? दो ही लोग तो हैं, खैर, दो मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकराएं, ठीक है, तो उसे बाइनरी कोलिजन कहते हैं। यानी एक टाइम में दो मॉलिक्यूल एक साथ टकराएं तो ये बाइनरी कोलिजन है। बाइनरी कोलिजन की अगर बात करें तो पर सेकेंड, ठीक है, हमें 10 टू दी पावर 25 टू 10 टू दी पावर 28 कोलिजन्स मिलते। देखो कितनी हाई नंबर है। तो टेंशन में मत आओ, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर हम आकर देखते हैं वापस कि कोलिजन्स दो तरीके का, अनइफेक्टिव और इफेक्टिव। अनइफेक्टिव यहां पर क्या होगा भाई? डज नॉट, अनइफेक्टिव कोलिजन्स में डू नॉट, ठीक है, डू नॉट गिव प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं देता भाई, ठीक है। और अगर हम इफेक्टिव कोलिजन्स की बात करें, ठीक है, तो फॉर्म प्रोडक्ट, ये क्या बनाता है भाई? प्रोडक्ट बनाता है। समझ गए? अब हमें यह समझना है कि देखिए एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाए, इसके लिए टकराना जरूरी है, और टकराना कैसा? इफेक्टिव। अब बात आती है इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जरा आप सोचिए भाई कि अगर आप किसी से टकरा गए, कुछ फीलिंग्स नहीं हुई, अनइफेक्टिव हो गया, फीलिंग्स हुई, इफेक्टिव हुआ। अब केवल फीलिंग से ही तो काम नहीं चलेगा ना भाई। अब अगर फीलिंग्स मैच हो गई, कुछ थोड़ा ऐसा हुआ, तो भाई फिर क्या है? डिस्को फिस्को घूमना, मूवी सूवी देखना है, पिज्जा समोसा है, चाट खाना साथ में, तो थोड़ा सा कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। तो जरा देखिए कि इफेक्टिव कोलिजन्स यानी प्रोडक्ट बनाएगा। अब एक कोलिजन क्या हो? इफेक्टिव हो। जरा ध्यान से समझना, a collision to be effective, ठीक है, to be effective, for that following two barriers, ठीक है भाई, should be cleared। दो बैरियर क्या होने चाहिए भाई? क्लियर्ड होने चाहिए। दो पैरामीटर सेटिस्फाई होने चाहिए। यानी जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएं, उनकी टक्कर इफेक्टिव हो और वो प्रोडक्ट बनाएं, इसके लिए दो बैरियर्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कौन कौन से बैरियर्स हैं इनकी बात करते हैं, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें भाई, नोट कर लें। हाँ भाई, हो गया, मिटा दिया जाए, वेरी गुड। तो ये देखिए भाई, मिटा दे रहे हैं। तब तक आप अपनी जिंदगी के ताने बाने बुनते रहें, हैं क्या भाई? पिज्जे की वो चटपटी विस्कस क्रीम याद आ रही है, ठीक है। तो देखिए भाई, अब हम इसमें पहला फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्टर
ये है एनर्जी बैरियर। क्या है बेटा? एनर्जी बैरियर। इसको ईबी से लिख देते हैं, ईडी नहीं भाई, ईबी। और इसे थ्रीशोल्ड एनर्जी भी कहा जाता है प्यारों, हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी। अब आइए समझते भाई ये है क्या। ठीक है, थ्रीशोल्ड एनर्जी या एनर्जी बैरियर क्या है? तो इस बात को समझने के लिए देखिए हम एक फिगर बना लेते हैं तो आप बेहतर समझेंगे। ये ले लिया हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये ले लिया हमने एनर्जी। ठीक है, ये है रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, समझ जाओगे ना भाई, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इधर हमने ये ले लिया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब जरा देखिए रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में भाई। ठीक है, यू। तो यहां पर आपको क्या समझना है? देखिए ये जो एनर्जी पॉइंट है, ठीक है ना, ये एनर्जी, ये है एनर्जी बैरियर यानी थ्रीशोल्ड एनर्जी। अब इसको आपको समझना कैसे है भाई? देखो मान लीजिए भाई कि कहीं आप कोई कंपटीशन देने गए, कोई गेम खेल रहे हैं, मान लो उस गेम को क्वालिफाई करने के लिए ये कहा जाता है कि 5 फीट की हाई जंप लगानी है। जो कैंडिडेट 5 फीट की हाई जंप लगाएगा वो क्वालिफाई होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास 20 कैंडिडेट्स हैं और इसमें से 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 5 फीट की जंप लगा सकते हैं। बात समझ, यानी इनके पास 6 के पास इतनी स्टेमिना है, ठीक है, कि वो इस 5 फीट की जंप लगा सकते हैं, मतलब ये नेचुरली अपने आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहां पर जो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कंपटीशन में कि ये कंपटीशन तभी क्लियर माना जाएगा या उसी को हम क्वालिफाई मानेंगे इस कंपटीशन में जो इस बैरियर को टच करेगा, इस बैरियर को क्रॉस करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हुआ। ऐसे ही हर रिएक्शन का अपना एक एनर्जी बैरियर होता है। बात समझ पाए? ठीक है, ये फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है। क्लियर हो रही है? एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है भाई? कांस्टेंट है। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, अब ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाए, इसके लिए जरूरी है कि कोलाइड होने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी, ठीक है, इतनी ज्यादा हो कि वो इस एनर्जी बैरियर के इक्वल हो या इससे ग्रेटर हो। तो जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ईबी के इक्वल है या इससे ज्यादा है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। जब वो टकराएंगे ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बैरियर से कम है ये टकराएंगे तो, लेकिन इनका कोलिजन अनइफेक्टिव होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए ना? तो एनर्जी बैरियर क्या है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल में एज कंपल्सरी होनी चाहिए। अगर नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई किसकी? एनर्जी बैरियर की। हम कह सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the colliding molecule must possess as to make the effective collisions कह सकते हो या ऐसे कह दो एज टू मेक द केमिकल
रिएक्शन। ठीक है, वो आपकी समझ पर है। बात क्लियर हो गई भाई, समझ पाए इसको, कंफर्म है ना? तो यहां पर आप देख लीजिए, एनर्जी बैरियर समझ में आया। हमने क्या लिखा, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पॉजेज एज टू मेक द इफेक्टिव कोलिजन और केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर, इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। ये बात समझ में आ गई। तो भाई देखिए, जिनके पास अंडर गिवन कंडीशन जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा थी, इतनी थी कि वो ठीक है इस बैरियर के इक्वल है या उससे ज्यादा, वो प्रोडक्ट में चले गए। लेकिन ये आप ध्यान रखें कि गिवन कंडीशन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं उनमें कुछ ही ऐसे हैं जो इसको क्रॉस कर लेते हैं। मोस्टली जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी इस बैरियर से कम होती है। समझ गए? जैसे भाई 20 कैंडिडेट में से 6 इसको क्रॉस कर सकते हैं, इतनी स्टेमिना है। और कुछ की स्टेमिना ऐसी है, समझ पाए ना, कि वो 5 फीट तो नहीं लेकिन 4.75 यानी 4.25 फीट, ऐसे मान लो भाई, समझ लो एकदम देसी अंदाज में। ठीक है, इतना वो क्रॉस कर सकते हैं, इतना वो हाई जंप मार सकते हैं, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं होंगे, उनकी स्टेमिना कम है। तो जरा सोचो, अगर इन्हें स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे दिए जाए, भाई वो सुनते हैं ना, डोपिंग में खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, कुछ स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, अब इनकी स्टेमिना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अब मान लीजिए इसमें से हमने 10 मॉलिक्यूल्स को इंजेक्शन लगा दिया, मतलब एनर्जी दे दिया। ठीक है, तो अब ये भी क्या हुए, इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं और ये भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? अब जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर ये इफेक्टिव हो गए और प्रोडक्ट बनाने में कैपेबल हो गए, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी जो गिवन यहां पर है, यानी द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन, ठीक है, किसको दिया गया, जो अनइफेक्टिव मॉलिक्यूल थे, जो कैपेबल नहीं थे, ठीक है, लेकिन देने के बाद कैपेबल हो गए, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। ये देखो, ठीक है, क्योंकि मोस्टली, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ टेकन मॉलिक्यूल्स क्या है भाई, उनकी एनर्जी कम होती है। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी, यानी अनइफेक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ईबी के इक्वल हो गई, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ में आई, कंफर्म हुए? तो जरा बताइए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी भाई? तो देखो, हम कह सकते हैं क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी absorbed by the reactant molecules so that their energy become equal to the एनर्जी बैरियर, या थ्रीशोल्ड एनर्जी कह दो, थ्रीशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको भाई, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी EA से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, EA। ए यहां सबस्क्रिप्ट में है E की। ये बात कंफर्म हो गई भाई, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहां पर बेटा देखो, ये जो एनर्जी लेवल है ये रिएक्टेंट का है, ये जो एनर्जी लेवल है ये प्रोडक्ट का है। यहां से दोनों टच करके वाई एक्सिस जो एनर्जी का एक्सिस है, हम दोनों की वैल्यू बता सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे डेल्टा एच रिएक्शन लिखते हैं, यानी इसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है फाइनल एनर्जी,
ठीक है, माइनस इनिशियल ऑफ फाइनल का मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, इफ डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाएगी। समझ गए, ये नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाला ग्राफ देखो ये यहां आ जाए, हमने एंडोथर्मिक वाला बनाया था, अगर यहां पर ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल होगा तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक कहलाएगी। समझ गए ना, लेकिन हमने यहां बनाया है तो ये एंडोथर्मिक हो गई। अब एक में ही हमने दोनों बातें समझा दी, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। अगर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से नीचे है, कम है, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक, और अगर रिएक्टेंट से ज्यादा है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल तो एंडोथर्मिक। तो अगर यहां पर देखो डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक हो गया। समझ गए। अब एक और बात समझ लो भाई, मान लो हमारी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब समझ रहे ना भाई, देखिए ये रिएक्टेंट इस पाथ के थ्रू प्रोडक्ट में बदला, क्लियर हो रही है हमारी बात। और अब हम एंडो को लेकर कंसेप्ट समझा रहे हैं, एंडोथर्मिक वाली, ये समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना। तो देखिए रिएक्टेंट इस पाथ से होकर प्रोडक्ट में बदल रहा है, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्ट भी किस में बदलने लगे, रिएक्टेंट में, तो प्रोसेस रिवर्सिबल हो गई। तो ये याद रखो कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो कन्वर्जन होता है सेम पाथ से होता है, यानी जिस पाथ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसी पाथ से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, यानी दोनों के लिए ईबी सेम होगा, एनर्जी बैरियर सेम होगा। समझ गए। तो यहां पर देखो भाई, अब इसके लिए जैसे इधर एक्टिवेशन एनर्जी हमने समझा, इधर समझ ले, तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। अब ये रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन हुई तो इसे EAB लिख दिया, और ये फॉरवर्ड की है तो इसे F लिख दिया, EAF। क्लियर हो गई हमारी बात, समझ पाए ना भाई। तो यहां पर अब एक और बात समझ लो, देखो यहां लिख दे रहे हैं, इसके बेसिस पर भी हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पर भी। तो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात क्लियर हो गई भाई। अब ये भी क्लियर है कि देखो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है तो डेल्टा एच रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, यानी प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच रिएक्शन क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव। अब इसका रिवर्स तो समझ गए होंगे ना भाई, कि अगर EAF, ध्यान से देखो, EAF लेस देन EAB है तो क्या हो जाएगी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक हो जाएगी प्रोसेस, और डेल्टा एच निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गई, कंफर्म हुई। अब एक बात का स्पेशली ध्यान रखना बेटा, देखो ठीक है, समझना क्या बताना चाहता हूं मैं। जैसे यहां पर आप देखिए कि यहां एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी देने से एक अनइफेक्टिव मॉलिक्यूल इफेक्टिव हो जाता है, यानी प्रोडक्ट बनाने लगता है। समझ गए, तो वो एनर्जी है। अब ये जितनी कम होगी, मान लो हमारे पास दो रिएक्शन है, ध्यान से समझना, हमारे पास दो रिएक्शन है, A2 प्रोडक्ट और B2 प्रोडक्ट, ये दो रिएक्शन है हमारे पास। समझ में आ रही है हमारी बात भाई। थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं, ये नोट हो गया ना भाई, मिटा दिया जाए, ठीक है, हटा दूं। तो देखो अगर हम यहां पर दो रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, देखो समझो इस चीज को भाई, ठीक है। जैसे हमने कहा एक रिएक्शन हमारे पास है A2 प्रोडक्ट, एक है B2 प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर
ए की जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये मान लो 30 जूल है और बी की जो है ये मान लीजिए 50 जूल है। समझ में आ रही है हमारी बात? अब अगर दोनों रिएक्शन को अंडर सिमिलर कंडीशन सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो हम देंगे कैसे देंगे भाई, हैं? टेम्परेचर से देंगे ना, ऐसा तो नहीं इंजेक्शन में भर के लगाएंगे, हैं? ये तो वही हो गया कि एक हलवाई जलेबी बना रहा था, एक अंग्रेज आया, कहा भाई व्हाट इज दिस, उसने कहा जलेबी, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाया, उसने दोबारा पूछा व्हाट इज दिस, उसने कहा राउंड राउंड, समझ रहे हैं ना, राउंड राउंड। तो उसने मांगा भाई कि हमें 2 टेस्ट करेंगे, उसने दिया तो उसको बड़ी अच्छी लगी, तो उसने पूछा हलवाई से कि भाई इसको कहते क्या है, इंग्लिश में नाम क्या है इसका, तो उसने कहा राउंड राउंड टू फुल स्टॉप। तो उसने कहा इसमें मिठास कैसे आती है, शुगर कैसे इसमें आती है, तो उसने कहा शुगर को डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इंजेक्शन में भर के और लगा देते हैं। तो देखिए टेम्परेचर से एनर्जी देंगे, एनर्जी इंजेक्शन में भर के यहां नहीं लगाएंगे। तो देखिए अगर दोनों को हम सेम टेम्परेचर पर रखें, मान लो हमने 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा, इसका मतलब दोनों रिएक्शंस के लिए अवेलेबल टेम्परेचर यानी एनर्जी सेम है, लेकिन इसके पार्टिकल, इसके मॉलिक्यूल को एक्टिव होने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम है, ठीक। अब मान लो 50 डिग्री पर जो एनर्जी, ये टेम्परेचर जो एनर्जी अवेलेबल कराता है भाई, वो एनर्जी 100 जूल है, समझ पाए। अब यहां पर इसकी क्या है एक्टिवेशन 30 और इसकी कितनी 50, तो जरा सोचो कि यहां पर अगर हम 100 जूल एनर्जी, या इसको और राउंड कर देते हैं 150 ले लेते हैं, समझ पाए ना, 150 जूल, तो इससे इसके मान लो 3 मॉलिक्यूल बी के क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल एक्टिव हो पाते हैं, समझ पाए। तो इसके कितने इफेक्टिव हो पाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स, तो ए के 5 इफेक्टिव हो जाएंगे और बी के 3 ही इफेक्टिव हो पाएंगे। बात समझ गए ना? तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो फास्ट रिएक्शन होगी। भाई कम थी एक्टिवेशन तो गिवन टेम्परेचर, गिवन एनर्जी से ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिव हो गए, तो पर सेकंड ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर हो गई। तो ये बात समझ में आई भाई। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जरा देखिए, लोअर वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, मींस फास्ट रिएक्शन। अब इतने से समझ लेना भाई, मैं क्या कहना चाहता हूं कि रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी, उसकी एक्टिवेशन जितनी कम होगी। अब इसका रिवर्स तो समझ ही गए कि एक्टिवेशन हाई होगी तो रेट स्लो हो जाएगी। बोलो क्लियर? ठीक है। तो ये था भाई पहला फैक्टर, एनर्जी बैरियर। बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लें। तो हम दूसरे फैक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर ले लिया जाए भाई, मिटा दें इसको, हो गया, वेरी गुड। अच्छा एक बात ये याद रखना बेटा, अभी आगे हम आपको बताएंगे। यहां पर देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो टकरा करके, ठीक है, इससे पहले की प्रोडक्ट बनाएं वो एक अनस्टेबल सिचुएशन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये पोजीशन किसकी है, ट्रांजिशन स्टेट की, बहुत पढ़ा होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में। तो अभी आगे आपको ये चीज समझाएंगे। ये हो गया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। याद रखना कि यहां पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगली हेडिंग लेते हैं भाई, और वो क्या है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन फैक्टर। अब जरा देखो ओरिएंटेशन फैक्टर में हमें क्या पढ़ना है भाई, और ये क्या रिजल्ट देने वाला है, ठीक है।
बहुत ही प्यारा सा है। मान लीजिए हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा रहे हैं और इतनी एनर्जी यानी ईबी उनमें है कि वो इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। तो भाई केवल एनर्जी है और इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, इस बात से प्रोडक्ट बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक और चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो क्या है? बहुत बोलना पड़ता है भाई, थक जाते हैं। तो जरा देख लो वो फैक्टर क्या है। दूसरा, ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है, या इसको कहते हैं बेटा स्टेरिक बैरियर। क्या कहते हैं? स्टेरिक बैरियर। या फिर इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर या बैरियर। ये तो प्रभु तेरे अनेकों नेम हैं। तो भाई इनमें से किसी भी नाम से पुकारो बात एक ही होगी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कंसेप्ट है भाई, थोड़ा सा मिसाइल में, ठीक है, इंक डाल दिया जाए और फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो देखो भाई हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग एनफ एनर्जी, ठीक है। मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें काफी एनर्जी, इतनी एनर्जी है कि वो ईबी को सेटिस्फाई करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हैविंग एनफ एनर्जी मे नॉट रिएक्ट ऑन कोलिजन, may not react on collision if they are not properly oriented। बात समझ गए भाई? मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वो कोलाइड हो यानी कोलिजन इफेक्टिव हो, इफेक्टिव कोलिजन होने के बावजूद प्रोडक्ट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। बनेगा या नहीं डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन पर, ठीक है, कि उनके टकराने के समय मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, अरेंजमेंट कैसा था। इसको कैसे समझोगे? देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, बात जल्दी समझ में आएगी। देखो भाई जैसे हमने लिया H2 प्लस I2 और प्रोडक्ट बना 2HI। अब जरा देखो ये दो तरीके से मैं ले रहा हूं समझाने के लिए, वैसे इसका अच्छा तरीका जो है समझने का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, SN2 की मैकेनिज्म, ठीक है, जो प्रोसीड वाया इन्वर्जन, ठीक है। तो अगर SN2 की मैकेनिज्म आपको आती है तो उससे बेहतर कुछ है ही नहीं यहां समझने के लिए। लेकिन अब ये एग्जांपल मैं यहां पर नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, कारण इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और जिन लोगों की मैकेनिज्म बेसिक अच्छे नहीं है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो H2 प्लस I2 2HI। अब इसको हम ऐसे कह दें कि एक तरीका ये है कि देखिए H और I ये ऐसे टकरा लें। क्लियर हो गई बात? अब ऐसे टकराएं, एक तरीका ये है यहां पर भाई कि ये ऐसे टकराएं, समझना इस चीज को, ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे टकराएं। क्लियर? ऐसे, ठीक है। अब जरा देखो यहां टकराने का मतलब यह है कि इतनी वेलोसिटी, इतनी एनर्जी से इतने टकराएं कि जो इंपैक्ट है वो ऐसा हो, टकराने पर क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ रहे हैं ना? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो प्रोड्यूस एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि ये जो पुराने बॉन्ड हैं, ओल्ड बॉन्ड हैं, इनके बीच में ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाएं, टूटने लगे। अरे भाई जब कहते हैं ना हवा चलती है पत्ते टूट जाते हैं,
जिंदगी के सफर में नए दोस्त मिलते हैं, पुराने छूट जाते हैं। थोड़ा सा काम चलाऊ शेर था, लेकिन मान लो देखो यहां पर क्या है कि जब ये पुराना बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बनेगा ना भाई। तो इतना बेटर इंपैक्ट हो कॉलिजन का, इतनी एनर्जी, इतनी वेलोसिटी से टकराएं कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो कि पुराने टूट जाएं जिससे नए बन सके। तो जरा देखो जब ऐसा होगा तो ये नहीं होगा अचानक, लकड़ी नहीं है यूं पकड़ा तोड़ा अलग कर दिया। अरे भाई एनर्जी निकलेगी, प्रोड्यूस होगी, धीरे धीरे ये बॉन्ड कमजोर पड़ेंगे और नए बॉन्ड धीरे धीरे बनेंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी भाई, जरा देखना। समझ गए, ये आई है, ठीक है। अब यहां पर ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अभी इनके बीच बनना, ये टूट जैसे जैसे टूट रहे हैं इनके बीच में ये बनते जा रहे हैं, इनको भी डॉटेड से दिखा दिया। ये फॉर्मेशन की तरफ हैं, ये ब्रेकिंग यानी बी की तरफ है, ठीक। इसी स्टेज को ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं, जो भी फिगर में हमने आपको बताया था ना कि वो टॉप पर एनर्जी बैरियर। तो किसी भी रिएक्शन में जो भी स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? ट्रांजिशन स्टेट की। यहां पर ना तो कोई बॉन्ड परमानेंटली यहां देखिए बना हुआ है, ना परमानेंटली टूटा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे यानी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्म किसमें? प्रोडक्ट में, थ्रू दिस स्टेज। अब ये टूट गया तो बने क्या भाई? देखिए ये बॉन्ड बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आई बात। अब आप कहोगे भाई इस टक्कर में क्यों नहीं हुआ प्रोडक्ट फॉर्मेशन? यहां नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, नो रिजल्ट, नो रिएक्शन। समझ गए, नो रिजल्ट, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो चाहो लिख दो। यहां बना, यहां नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहां पर ओरिएंटेशन प्रॉपर काउंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जरा आप ऐसे समझो, ये ऐसे ऐसे आके टकरा रहे हैं और वो ऐसे ऐसे टकरा रहे हैं, तो अब आपको समझाना है, इसलिए हम इस तरीके का एक्सप्रेशन देकर समझा रहे हैं। इसके टेक्निकल पॉइंट पे मत जाना, ठीक है। बात को फील करो, समझो, शब्दों पे मत जाओ, फीलिंग समझो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो भाई यहां पर देखिए ये जब टकराएंगे, ठीक है, तो एक दूसरे के से इनका जो कांटेक्ट है वो बाई लेसर सरफेस एरिया होगा, जबकि यहां जब टकराएंगे तो बाई ग्रेटर सरफेस एरिया होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं, ठीक है, वर्ड मत देखना, फीलिंग समझना जो बताना चाहता हूं, टेक्निकल पॉइंट पे मत जाना। मैंने पहले कहा तो ज्यादा सरफेस एरिया से टकराएंगे, ठीक है, तो बेटर इंपैक्ट मिलने के चांस होंगे, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात समझ पाए? इसलिए हम कहेंगे कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है। और जो ये वाला है यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, ये क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। जबकि ऊपर वाला इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। ये बात समझ में आ गई भाई? क्लियर हो गया ना? तो ये जरूरी है देखिए कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हो और क्या बनाए? प्रोडक्ट्स बनाए। इसके लिए जरूरी है, ठीक है, क्या भाई? कि कोलाइड हो और कोलिजन इफेक्टिव हो। कोलिजन इफेक्टिव तब होगा जब उनमें मिनिमम रिक्वायर्ड एनफ सफिशिएंट एनर्जी हो, जिसे एनर्जी बैरियर कहते हैं, ठीक है। और केवल एनर्जी बैरियर के साथ को सेटिस्फाई करते हुए अगर वो टकराते हैं तो प्रोडक्ट बन भी सकता है, नहीं क्या होगा डिपेंड करेगा कि टकराते समय जब वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकरा रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है या नहीं है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गई कि कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है भाई? ओके, तो बेटा जी अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।